subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? आंसर है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 तीर चिन्ह बनाता है AgCl प्लस NaNO3। फिर से अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? आंसर है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 तो तीर चिन्ह AgCl प्लस NaNO3। आगे क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन क्या है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर है इसका जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर यानी कि तांबा को विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe लोहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है तीर चिन्ह, तो ई जो है FeSO4 के साथ संयोजन कर लेता है तो फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विलयन से पृथक कर देता है। कहता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है तथा विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। फिर से क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर है इसका जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर और तांबा एक ही नाम है, को विस्थापित कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 तीर चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। कहता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है तथा विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 कहता है धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है इसका पहला, धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग खाद्य पदार्थ, पकवान एवं पाव रोटी बनाने में किया जाता है। दूसरा, धोबिया सोडा इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। तीसरा, धोबिया सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। फिर से, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है इसका धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग खाद्य पदार्थ, पकवान एवं पाव रोटी बनाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। तीसरा, धोबिया सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 41, ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सब भी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के उदाहरण दे। आंसर इसका जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिलाकर नए धातु का निर्माण किया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण कांसा और पीतल है। फिर से, मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के उदाहरण दे। मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के उदाहरण दे। कहता है जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिलाकर नए धातु का निर्माण किया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण है कांसा और पीतल। फिर देखिए आप,
कहता है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना लिखें। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना लिखें। तो देखिए कैसे बनाएंगे। बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है C6 होता है। तो 3 4 5 6। अब देखिए पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद सब पर एक एक हाइड्रोजन पुट कर देना है। यही होता है बेंजीन का संरचना सूत्र। अब साइक्लोहेक्सेन का बनाना है तो साइक्लोहेक्सेन का कैसे बनता है, ऐसे 2, इसमें भी 6 होता है, 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। आंसर है इसका कार्बन यानी कि इसका संकेत होता है C की परमाणु संख्या 6 होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर 1s2 2s2 2p2, अर्थात कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 पाई जाती है। अर्थात बाहरी कक्ष किसको कहते हैं, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो देखिए 2 दूसरी कक्षा 2 2 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 4, वही लिखा हुआ। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है जो कि अधिकतम है, इसलिए यह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए यह साझा करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। फिर से कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। आंसर है कार्बन C की परमाणु संख्या 6 होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर 1s2 2s2 2p2, अर्थात कार्बन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 पाई जाती है। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है जो कि अधिकतम है, इसलिए यह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह साझा करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है जल के साथ अभिक्रिया करा करके हमको समीकरण लिखना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अभिक्रिया जल के साथ कराने पर जिप्सम बनता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 2H2O। तो जब इसकी अभिक्रिया जल यानी कि H2O के साथ कराते हैं तो जिप्सम बनाता है, यानी कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है 2CaSO4 इंटू 2H2O। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। आंसर इसका वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम यह है कि वनों की कटाई कम से कम की जाए, केवल परिपक्व वृक्ष की कटाई की जाए तथा वनों की कटाई की जगह पुनः नए वृक्ष का रोपण कराया जाए। लकड़ियों की जगह लोहा, स्टील एवं प्लास्टिक की बनी वस्तुएं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर से वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है, तो आंसर है इसका वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम यह है कि वनों की कटाई कम से कम की जाए, केवल परिपक्व वृक्ष की कटाई की जाए तथा वनों की कटाई की जगह पुनः नए वृक्ष का रोपण कराया जाए, और लकड़ियों की जगह मतलब लकड़ी की जगह जो है
लोहा, स्टील एवं प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है? पहला कम मात्रा में, दूसरा ज़्यादा मात्रा में। जब CO2 गैस को जो है चूना जल में प्रवाहित करेंगे, सबसे पहले कम मात्रा में, दूसरा ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा? तो कहता है CO2 गैस को चूना जल में प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। पहला कम मात्रा में, तो चूना जल का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करना है तो तीर चिन्ह तो बनाता है CaCO3, यानी कि ये जो है दुधिया अपक्षेप बच जाता है प्लस H2O। ठीक, जब अधिक मात्रा में डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाता है, लेकिन इसमें अवक्षेप बच जाता है और इसमें सीधे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है।